हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो आज अपन लोग तैयारी करेंगे आज अपन लोग आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में। और राष्ट्रपति का 1 नंबर पार्ट पढ़ लिया था और आज अपन लोग 2 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में पढ़ा अपन लोगों ने राष्ट्रपति में विधायकों के मत मूल्य के बारे में पढ़ा कि विधायकों का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो उसी कड़ी में आज अपन लोग आगे बात कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है 129, और राजस्थान के बराबर ऐसा कौन सा राज्य है जिसका मत मूल्य मत मूल्य एक समान होता है? छत्तीसगढ़। फिर बात कीजिए कि सर्वाधिक मत मूल्य कौन से स्टेट का है? यूपी 208। और सबसे कम मत मूल्य किसका है? याद रखना, सिक्किम का। मैंने कल बताया था पिछले वाली क्लास में कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिने जाते बल्कि वोटों का मूल्य गिना जाता है। देखो कैसे, समझो बात को। मैंने बताया था कि राजस्थान का एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएगा ना, तो उस एक वोट को 129 वोटों के बराबर माना जाएगा। किसके बराबर माना जाएगा? 129 वोटों के बराबर माना जाएगा। तभी तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो रिजल्ट होता है वो लाखों में आता है। कहां आता है? लाखों में आता है। तो लाखों में आने का कारण एक ही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिने जाते बल्कि मत मूल्य गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? मत मूल्यों को गिना जाता है। ये बात याद रखना दोस्तों। और देखो, और अपने बात करें आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में बात की जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में बात की जाए तो जनसंख्या का आधार वर्ष, राष्ट्रपति के चुनाव में बात की जाए जनसंख्या के आधार वर्ष की बात की जाए तो वह जनसंख्या का आधार वर्ष है 1971। राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा माना जाता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष माना जाता है 1971 की जनसंख्या का आधार वर्ष माना जाता है। वह बात रखना कब तक माना जाएगा? तो यही जो आधार वर्ष है 2026 तक। कब तक माना जाएगा? यही आधार वर्ष 2026 तक माना जाएगा। कारण यही है कि 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। बीजेपी की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं? 84वां संविधान संशोधन करते हैं 2001 में। जैसे ही 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया और इसमें कहा गया कि यह जो जनसंख्या का आधार वर्ष है 2026 तक यथावत रहेगा। क्या रहेगा? 2026 तक यथावत रहेगा। अब आगे जैसे ही अगले साल दिसंबर चल रहे हैं, 2026 में क्या होगा? परिसीमन आयोग बैठेगा, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। मान लो अपने राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं, तो हो सकता है परिसीमन आयोग सीटों को बढ़ाकर 200 से 250 कर दे, 280 कर दे, 250 कर दे। ठीक है, तो 2026 तक जो आधार वर्ष है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर लिया गया है। ये बात दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष किसे माना जाता है? 1971 को माना जाता है, जो 2026 तक यथावत रहेगा। क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी की सरकार आई, देश की प्रधानमंत्री बनी नहीं इंदिरा गांधी ने कहा राज्यों को कि राज्य कितना ही जोर लगा ले जनसंख्या वृद्धि पर, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का आधार वर्ष 1971 को माना जाएगा। और वह कब तक किया? 1971 से बढ़ाकर 30 वर्ष तक किया। कब तक किया? 1971 से बढ़ाकर 30 वर्ष तक किया, यानी सन 2000 तक किया। कब तक कर दिया था? सन 2000 तक कर दिया था। लेकिन 2000 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखती है कि राज्य क्या करेंगे? दोबारा मांग उठाएंगे जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? एक नया अमेंडमेंट करते हैं और उसी अमेंडमेंट के तहत इस जनसंख्या वृद्धि का आधार वर्ष निर्धारित करते हैं और निर्धारित करके 2026 तक किया जाएगा। तो वही बात है, उस टाइम से 2001 से संविधान में संशोधन किया गया और 2026 तक यही आधार वर्ष माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, कौन से राज्य के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होता है, कौन से का कम होता है। याद रखना, कौन से का कम होता है। एक बात याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों का मत मूल्य तो निकाला जाता है, प्लस में राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों का मत मूल्य भी निकाला जाता है। किसका मत मूल्य निकाला जाता है? सांसदों का मत मूल्य भी निकाला जाता है। ये बात याद रखना, सांसदों का मत मूल्य भी निकाला जाता है। और याद रखना, सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है। सांसदों का मत मूल्य क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। मैंने बताया कि विधायकों का मत मूल्य तो अलग अलग होता है, लेकिन सांसदों का मत मूल्य क्या होता है? एक समान होता है। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अभी पीछे
अपने बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो चुनाव हुआ था, यानी द्रौपदी मुर्मू किसका बात करें, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में विधायक सांसदों का मत मूल्य था 700। कितना था 700। इससे पहले हुआ करता था 708। कितना हुआ करता था 708 हुआ करता था। रीजन वही जम्मू कश्मीर वाली बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी, जिसके चलते सांसदों का मत मूल्य घटाया गया और प्रत्येक सांसद का मत मूल्य कितना था 700। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि सांसद का मत मूल्य क्या होता है, एक समान होता है। ये बात दोस्तों आप याद रखना। अब चलते हैं अपने आगे, बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव किसकी बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 324 में। कहां पर मिलता है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। और याद रखना निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है। ये बात याद रखना। और देखो अलग मैं यहाँ पर नोट लगाकर स्पेशल बता रहा हूं कि अगर बात की जाए कि पंचायती राज व नगरीय निकाय, किसकी बात करूं मैं, पंचायती राज, मैं बात करूं पंचायती राज प्लस में नगरीय निकाय। यह बात मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूं, ठीक है। पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव, पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ये बात दोस्तों याद रखना कि पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। इन दोनों को छोड़कर भारत में जितने भी चुनाव है ना वह सारे कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और देखो और अपने बात करते हैं आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, किसकी बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में कहां पर है, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका, चुनाव अधिकारी की भूमिका, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका। लोकसभा किसकी बात करें, कौन सी सभा, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव निभाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव निभाते हैं। कौन निभाते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के क्या निभाते हैं, महासचिव। चुनाव करवाता कौन है, केंद्रीय इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन वहां पर चुनाव अधिकारी की भूमिका कौन निभाएगा, याद रखना चुनाव अधिकारी की भूमिका लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव निभाते हैं। याद रखना वर्तमान की मैं बात करूं कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। कौन है, उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन थे, उत्पल कुमार सिंह थे। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो राज्यसभा के थे पीसी मोदी। राज्यसभा के कौन थे, पीसी मोदी थे, यानी प्रमोद चंद्र मोदी। तो याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है, याद रखना चुनाव अधिकारी की भूमिका लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव निभाते हैं। कौन निभाते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव निभाते हैं। और एक बात और याद रखना कि वर्तमान लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह, और राज्यसभा के महासचिव कौन है, पीसी मोदी। एक बात और याद रखना, ये जो महासचिव होते हैं, ये जो महासचिव होते हैं, यह महासचिव प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। महासचिव कैसे व्यक्ति होते हैं, महासचिव एक आईएएस रैंक के, महासचिव क्या होते हैं, एक आईएएस रैंक के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या की जाती है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा महासचिव की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। याद रखना। और याद रखना ये जो महासचिव होते हैं ना कहां बैठते हैं, याद रखना ये महासचिव बैठते हैं संसद के सचिवालय में। कहां पर बैठते हैं, महासचिव बैठते हैं संसद के सचिवालय में। और संसद के सचिवालय की बात की जाए
तो संसद के सचिवालय का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 98 में। कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 98 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना। और देखो, और अपनी बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें। किसकी बात करें? राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक व प्रस्तावकों की संख्या। किसकी बात करूं? राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक की बात की जाए चाहे प्रस्तावों की बात की जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक व प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50:50 होने चाहिए। ये बात याद रखना, क्योंकि 50 बंदे तो राष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन करने वाले होने चाहिए और 50 बंदे राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव लाने वाले होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक व प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50:50 होनी चाहिए। और देखो, और मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि, किसकी मैं बात करूं? राष्ट्रपति के चुनाव में बात करूं तो जमानत राशि 15,000 रुपए होती है। कितनी होती है? 15,000 रुपए होती है, जो कहां जमा करवानी पड़ती है? जमानत राशि आरबीआई में जमा करवानी पड़ती है। कहां पर जमा करवानी पड़ती है? आरबीआई में जमा करवानी पड़ती है। और एक बात और याद रखना कि जब राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वह उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 कितना? कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं करता है तो, यानी 1/6 हिस्सा के तहत बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी राशि क्या मान ली जाएगी? जब्त मान ली जाएगी। राशि को क्या समझ लिया जाएगा? राशि को जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये बात याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक और प्रस्तावक 50:50 होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की बात ही है, हो सकता है पूछ ले अगला कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने होते हैं, तो मैं यहाँ पर अलग से बता रहा हूं कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ पर बता रहा हूं मैं। याद रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसके मैं बात करूं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक व प्रस्तावक 20:20 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 20:20 होने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कितने होने चाहिए? 50:50 होने चाहिए। ये दोस्तों बात याद रखना। आगे मैं बात करता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, किसकी मैं बात करूं? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर बात की जाए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। विवादों का निपटारा कौन करता है? तो याद रखना, विवादों का निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? विवादों का निपटारा करता है। और पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 71 है। कौन सा है? 71 है। तो याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो जाते हैं उनका निपटान किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 71 के तहत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं राष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य फैक्ट है आपको पता चल गया होगा कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद का मत मूल्य एक समान होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 324 में उल्लेख मिलता है। और एक बात याद रखना कि वर्तमान में पूछा जाए कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उस व्यक्ति का नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। याद रखना, क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बात की जाए वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और याद रखना कि भारत का जो चुनाव आयुक्त है एक सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है? एक सदस्य निकाय है। कैसा निकाय है? एक सदस्य निकाय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा निकाय है? एक सदस्य निकाय। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की बात की जाए तो बहुसदस्य निकाय। कैसा निकाय है? बहुसदस्य निकाय है, यानी एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ऑफ एक सदस्य निकाय है। और याद रखना कि पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव को छोड़कर बाकी सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। यह दोनों चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव निभाते हैं। वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह है और राज्यसभा के पीसी मोदी। और इनकी नियुक्ति बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। और देखो, और अपने बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक और प्रस्तावक 50:50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि
15,000 होती है। जब व्यक्ति यानी जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव हेतु खड़ा हुआ है वह कुल डाले गए वैध मतों का अगर 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं करता है तो उसकी राशि जब्त समझी जाएगी। और राष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये बात याद रखना। और देखो अगर मैं बात करूं यहां पर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, देखो आगे मैं बात करता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी बात करें? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में अगर उम्मीदवार अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर उम्मीदवार प्रथम वरीयता, किसकी वरीयता? कौन सी वरीयता? प्रथम वरीयता। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार प्रथम वरीयता के आधार पर विजय नहीं होता है तो प्रथम वरीयता के आधार पर विजय नहीं होता है तो द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई जाती है। क्या होता है? द्वितीय चक्र की क्या करवाई जाती है? मतगणना करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? मतगणना करवाई जाती है। और इसके तहत अब तक भारत में एक बार हुआ है। 1969 की बात करते हैं। 1969 में वीवी गिरी के समय, किसके समय? 1969 में वीवी गिरी के समय क्या हुआ था? द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई गई थी। क्या करवाई गई थी? द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई गई थी। और इसी के तहत जीतने वाला व्यक्ति भी कौन था? वीवी गिरी था। कौन सा था? वीवी गिरी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें, मुख्य फैक्ट पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं अपने आगे करते हैं अगला आर्टिकल। और आर्टिकल आता है 56। कौन सा आता है? 56। और 56 में क्या बताया गया? 56 में बताया गया राष्ट्रपति का पदावधि। क्या बताई गई है? राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपन लोग आगे और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 56 की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कब तक वह अपना पद ग्रहण करता है और क्या कुछ उसके बारे में बात बताई गई है। तो अपने चलते हैं अनुच्छेद 56 में। और 56 में क्या बात बताई गई है उसके बारे में करते हैं चर्चा। देखो अनुच्छेद 56 में करते हैं चर्चा। देखो क्या बात बताई गई है। अनुच्छेद 56 की करते हैं बात। और 56 में क्या बताई गई है? अनुच्छेद 56 में बताई गई है राष्ट्रपति की पदावधि। क्या बताई गई है? राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया, या फिर अपने कह सकते हैं कार्यकाल के बारे में। क्या कह सकते हैं? कार्यकाल के बारे में कह सकते हैं। देखो बात करते हैं अनुच्छेद 56(1). 56(1) में क्या कहा गया? 56(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर, कब से लेकर? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है। पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है। कब तक होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है। ये बात बताइए दोस्तों 56(1) में। कहां पर बताएगी? 56(1) में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक है। कब तक है? 5 वर्ष तक है। और देखो एक बात और बताई गई है कि अगर राष्ट्रपति नया नहीं आता, यानी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है, तो ये बात याद रखना। इसमें एक बात और बताई गई है। इसमें एक बात बताई गई है कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तो, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तो, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तो, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तो वह अपने पद पर, वह बोले तो पुराने वाला, तो वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो वह अपने पद पर बना रह सकता है। अपने पद पर क्या कर सकता है? बना रह सकता है। ये बात बताएगी अनुच्छेद 56 में। 56 में क्या बात बताएगी है कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है ना,
तो वह राष्ट्रपति, पुराने वाला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। क्या रह सकता है? बना रह सकता है। यानी जब तक मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया और नया राष्ट्रपति नहीं आया तो पुराने वाला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। यह बात बताएगी 56 वन और वन का गय में। कहा बताएगी? अनुच्छेद 56 वन के गय में बताएगी है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने पर भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तो वह अपने पद पर बना रह सकता है। ये बात बताएगी कौन से आर्टिकल में? 56 वन और 56 वन के गय में। किसमें बताएगी? 56 वन गय में बताएगी। समझ में आ गई बात क्या? अब अपन लोग बात करते हैं 56 का भाग नंबर 2। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 56 का भाग नंबर 2। देखो 56 के भाग नंबर 2 में क्या बताया गया? 56 के भाग नंबर 2 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या कहता है? इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो याद रखना, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। कौन से पति को देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसकी मैं बात करूं? और उपराष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना की मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना स्टेटमेंट अर्थात अपना इस्तीफा किसे देता है? अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति को दे देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये बात याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो त्याग पत्र दिया जाता है इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये बात याद रखना दोस्तों। कहां पर है? ये बात याद रखना कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और ये जो बात मैं बता रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र वाली, तो उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र वाली बात का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 56 वन और वन का कै। कहां पर मिलती है बात? ये अनुच्छेद 56 वन के कै में। आर्टिकल याद रखना, अनुच्छेद 56 वन और वन के कै में यह बात मिलती है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और फिर भाग नंबर 2 में क्या बताया गया? 2 में बताया गया कि जब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, यानी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये बात याद रखना दोस्तों, ये बात है याद रखना कि अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 56 में बताया गया कि क्या? अनुच्छेद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या बताया गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल। एक बात याद रखना, यहां पर क्या बताता है? यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो नया राष्ट्रपति जब तक नहीं आता पुराने वाला अपने पद पर बना रहेगा। ये बात याद रखना। लेकिन यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के पदावधि यानी पद के खाली होने के बारे में तो संकेत कर रहा है। तो ये सवाल भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व हटाने की बात कहता है? तो अनुच्छेद 56। देखो, राष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व, राष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व रिक्त हुए पद के बारे में, पदावधि से पूर्व रिक्त पद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 56 है। कौन सा है? अनुच्छेद 56 है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या कहता है कि अगर पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति का किन्हीं कारणों से पद रिक्त हो जाए तो उसकी जगह कौन आएगा, कार्यवाहक के तौर पर उपराष्ट्रपति आता है। कौन आता है, उपराष्ट्रपति आता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 57 है। और 57 में क्या बताया गया, 57 में बताया गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 57 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बताया गया है। क्या बताया गया, पुनर्निर्वाचन। देखो अनुच्छेद 57 की मैं बात करूं, बहुत ही लेटेस्ट आर्टिकल कह सकते हैं, यानी बहुत ही शानदार कह सकते हैं। देखो अनुच्छेद 57 की मैं बात करूं, 57 में बताया गया पुनर्निर्वाचन। क्या बताया गया है, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 57 है। क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति, भारत में एक व्यक्ति, भारत में एक व्यक्ति की बात करें तो भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु, भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु कितनी ही बार, राष्ट्रपति पद हेतु भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु कितनी ही बार, कितनी ही बार भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कितनी ही बार क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसमें कोई उपबंध नहीं किया गया कि भारत का राष्ट्रपति एक बार ही बनेगा, दो बार ही बनेगा। याद रखना, भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु कितनी ही बार क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। लेकिन मैं नोट लगाकर यहाँ पर लिखा रहा हूं कि पूछा जाए अमेरिका की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार है, 2 बार। और अपने बात करें डोनाल्ड ट्रंप अभी दूसरी बार है। इससे पहले बराक ओबामा की बात करें तो बराक ओबामा लगातार अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता नहीं। भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु कितनी ही बार क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। क्या नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मैं भारत की बात करूं तो भारत के राजेंद्र प्रसाद, बात करें देखो भारत के राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करता हूं। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार, राष्ट्रपति की बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार, कितनी बार है, राजेंद्र प्रसाद 2 बार क्या बन चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। कितनी बार है, 2 बार बन चुके हैं। लेकिन अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है। लेकिन भारत में ये देखो मैंने क्या नाम लिखा, कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और राष्ट्र संविधान में इसके बारे में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया। तो दोस्तों आज अपन लोग पढ़े अनुच्छेद 54 पढ़ा, अनुच्छेद 55 पढ़ा, अनुच्छेद 56 पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास बढ़िया लग रही होगी। राष्ट्रपति का टॉपिक है, रिवाइज हो रहा होगा बहुत ही शानदार तरीके से। आराम से मैं राष्ट्रपति के टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगता है तो कमेंट किया करो बढ़िया बढ़िया, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी फायदा मिले, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया ताकि मेरे को भी हौसला मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल दोबारा वापिस इसी टाइम। थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि।